एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 9वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान के कार्यपत्रक संख्या 13, जिसे आप इंग्लिश में वर्कशीट 13 बोलोगे, उसको हम पढ़ेंगे। आपकी ये वर्कशीट 5 अगस्त के लिए है और इस वर्कशीट का आपका विषय है भारत का भौतिक स्वरूप और उसका एक हिस्सा उत्तरी मैदान। आपको पता है आपके जो भूगोल की किताब है उसका आपका जो पाठ 2 भारत का भौतिक स्वरूप है उसको हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम भारत के भौतिक स्वरूप का विभाजन पढ़े थे। भारत को भौतिक स्वरूप को 6 भागों में बांटा गया है इससे पहले वाली वर्कशीट में। अगर आपने वो वर्कशीट नहीं पढ़ी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा 9th क्लास की 9th क्लास की DEO की वर्कशीट की, वहाँ भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमने 9th क्लास सोशल स्टडी की अलग एक प्लेलिस्ट बनाई है जहाँ पे मैंने इस चैप्टर को 3 पार्ट में बहुत डिटेल में बताया है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस चैप्टर में हम उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं उत्तरी मैदान। इसका निर्माण 3 प्रमुख नदियाँ सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी यानी जलोढ़ मृदा के निक्षेप से हुआ है। इसका आकार 2400 किलोमीटर लंबा तथा 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। अब देखिए भारत का अगर आप नक्शा देखेंगे तो उसमें ये ऐसे मैं बना दे रहा हूँ। अगर आप यहाँ से ऐसे जाते हैं तो ऐसे करके मान लीजिए ऐसे करके ऐसे आता है, ये थोड़ा इधर हो जाता है यहीं से और ये थोड़ा ऐसे रहता है और फिर यहीं से ऐसे हो जाता है। तो ये वाला देखिए सिंध नदी यहाँ से जाती है तो ये पहाड़ी इलाका जो उतरता है तो ये पूरा पंजाब का एरिया, फिर यहाँ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, फिर इधर से जमुना नदियाँ आती हैं ये क्योंकि गंगा के सहायक हैं तो ये सब होते हुए सिंधु। ये पूरा इलाका जो है ये क्या होता है, इसको कहा जाता है उत्तरी मैदान। तो यहाँ से लेके ये जो इलाका पूरा है ये उत्तरी मैदान का। अब आगे पढ़ते हैं। 2400 किलोमीटर लंबा है और 240 से लेकर 320 किलोमीटर चौड़ा। उर्वरता से भरपूर कृषि योग्य समतल भूमि यहाँ पर है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? सबसे ज़्यादा उर्वर जो भूमि होती है, क्योंकि नदियों द्वारा जलोढ़ मिट्टी लाई जाती है, नदियाँ जो बह के आती हैं तो वो मिट्टी क्या बोलती हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं और वह बहुत उपजाऊ होती है। तो जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है फसलों के लिए और कृषि के लिए। आप देखेंगे कि जो उत्तर का मैदान है उससे कुछ हिस्सों में घने जंगल हैं, क्योंकि वहाँ पे जो बरसात बहुत होती है और मिट्टी बहुत ही उनके विकास के लिए उपयुक्त होती है। पानी की पर्याप्त उपलब्धता यहाँ होती है क्योंकि नदियाँ हैं और बारिश भी होती है। अनुकूल जलवायु है, यातायात के सुलभ साधन, चूँकि समतल मैदान है तो यातायात भी सुलभ है। रेल, सड़क, हवाई जहाज़ के कारण यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है और यहाँ अत्यधिक सघन जनसंख्या वाला, यानी जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, MP हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, ये सब सघन जनसंख्या वाले राज्य हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। यहाँ पे भूमि है जहाँ कृषि करके भोजन मिल सकता है, यातायात के साधन हैं, जलवायु अनुकूल है, ना तो ज़्यादा गर्म है ना तो ज़्यादा ठंडी है, 3 ऋतुएँ होती हैं। तो ये है। अब पढ़ते हैं। मोटे तौर पर इन्हें 3 उपवर्ग में विभाजित किया जाता है। गंगा का जो उत्तरी मैदान है उसे 3 भाग में बांटा जाता है। पंजाब सबसे ऊपरी हिस्सा जो है उत्तरी मैदान, पश्चिमी भाग को पंजाब के मैदान के नाम से जानते हैं। सिंधु और सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना है। दोआब, 2 नदियों के बीच की भूमि की अधिक संख्या। तो दोआब मतलब 2 नदियों के बीच। आपको पता है सिंधु नदी है, सिंधु के बाद यहाँ से झेलम आती, चिनाब आती है, ब्यास आती है, रावी आती है, सतलज आती है। इन नदियों के बीच के हिस्से में ही ये पंजाब है, कुछ कश्मीर है और हरियाणा की स्थान। दोआब गंगा का मैदान, मध्य भाग जो गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई निक्षेपों द्वारा बनाई गई है। इसका विस्तार घग्गर नदी यानी हरियाणा से तीस्ता नदी पश्चिम बंगाल तक है। ये हरियाणा से देखिए पंजाब और हरियाणा तक का जो एरिया है वो कहलाता है पंजाब, और यहाँ से लेके पश्चिम बंगाल तक जो है वो क्या कहलाता है, गंगा का मैदान, और उसके बाद असम उसम लेके ब्रह्मपुत्र का मैदान। उत्तरी मैदान का पूर्वी भाग जो मुख्य रूप से भारत के पूर्वोत्तर जो मुख्य रूप से असम में फैला है, यह मैदान ब्रह्मपुत्र में उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया जाता है। अब ये तो हो गया उपवर्ग। आकृति के आधार पर भिन्नता, वहाँ पे मिट्टियाँ, जैसे भावर क्या होता है,
तो शिवालिक, आपको पता है हिमालय को हमने जब पढ़ा था पहले उसमें इसकी जो वर्कशीट थी तो उसमें हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है, हिमाद्री, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो जो शिवालिक है सबसे नीची चोटी है, सबसे दक्षिणी चोटी है हिमालय की। तो शिवालिक की ढाल पर 5 से 6 किलोमीटर से चौड़ी पट्टी में गुटका का निक्षेप जहाँ नदियाँ नज़र आती हैं भावर कहलाता है। तो आप देखते हैं पहाड़ों से जब नदियाँ नीचे उतरती है तो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं और उन्हीं के नीचे से नदियाँ धीरे धीरे बहती हैं, तो वही भावर कहलाता है। तराई, भावर के दक्षिण में उपस्थित नम और दलदली क्षेत्र जहाँ नदियाँ पुनः निकलती हैं और जो घने जंगलों में से भरा है, तराई कहलाता है। तराई वही कि जब भावर के बाद नदियाँ चूँकि वहाँ कंकड़ों के नीचे से बहती हैं और उसके बाद फिर जब ये मैदान में आती हैं तो फिर निकल जाती हैं, तो वह जो इलाका होता है वह तराई कहलाता है। और वहाँ पे हमेशा दलदल रहती है, बहुत नमी रहती है और वहाँ पे जंगल बहुत रहते हैं। इसीलिए आप देखेंगे उत्तराखंड का जो एरिया है या शिमला है, यूपी के बहुत सारे जैसे लखीमपुर खीरी है या जो हिमालय के नज़दीकी क्षेत्र हैं वो काफ़ी घने जंगलों वाले हैं क्योंकि वहाँ पे वो तराई क्षेत्र है। भांगर, पुराने जलोढ़ के मैदान की वेदिका यानी चबूतरे जैसी आकृति बनाती है, भांगर कहलाती है। जहाँ नए जलोढ़ का निक्षेप नहीं होता है, यहाँ की मिट्टी पाए जाने वाले चूनेदार निक्षेप को कंकड़ कहा जाता है। तो भांगर होती है यानी जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है जो बहुत जम जाती है, उसमें चूने के निक्षेप पाए जाते हैं, वह भांगर कहलाती है। खादर, बाढ़ जो होता है जो युवा निक्षेप यानी बाढ़ द्वारा जो नए निक्षेप यानी जो मिट्टी लाई जाती है उपजाऊ होती है और इसी कारण से यह खेती के लिए आदर्श होती है, इसी को खादर कहा जाता है। प्रश्नों की तरफ चलते हैं। भारत के उत्तरी मैदान के निर्माण में किन नदियों का योगदान है? नदियों के नाम लिखिए तो आपको पता है। यमुना तो गंगा की सहायक है, सिंध, गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ, ये आपको लिखना है। मैदानी भाग में घनी जनसंख्या के बसाव के क्या कारण हैं? तो उपयुक्त जलवायु, आप देखिए यहाँ हमने क्या पढ़ाया, आप कृषि योग्य समतल भूमि, पानी की पर्याप्त उपलब्धता, अनुकूल जलवायु, यातायात के सुलभ साधन, तो ये 4 मेन कारण हैं, ये लिखेंगे आप। भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण किस प्रकार हुआ है? भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण कैसे हुआ है? लाई गई मिट्टी के निक्षेप से हुआ है, यानी इसका निर्माण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के दौरान लाई गई जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप से हुआ है, तो ये लिखेंगे। तराई भाग घने जंगलों से क्यों भरा रहता है? क्योंकि तराई भाग की जो स्थान होता है वह हमेशा नमी से युक्त दलदली ज़मीन होती है जो जंगलों के विकास के लिए उपयुक्त होती है। अब देखिए एक आपके साथ प्रश्न आ गया, ये इसमें नहीं पढ़ाया गया, आपको बताना है कि दिल्ली में स्थित किसी एक खादर वाले इलाके का नाम लिखिए, बताइए कि ये उपजाऊ क्यों होता है। अब देखिए खादर क्या है? खादर जो होता है जो नई जो है उपजाऊ मिट्टी होती है, जो अभी हमने पढ़ाया कि खादर बाढ़ के या नदियों के जो युवा निक्षेप होते हैं वो बनाते हैं और काफ़ी इसमें मिट्टी उपजाऊ होती है, इसलिए ये कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं। अब दिल्ली में ऐसा कौन सा इलाका है? तो क्या दिल्ली के पास न कोई नदी है? यमुना नदी है। यमुना नदी के किनारे से बहुत सारे हैं, और क्योंकि दिल्ली बहुत बड़ा शहर हो चुका है तो अब यहाँ खेती नहीं होती, लेकिन फिर भी दिल्ली में अभी आप देखेंगे नजफगढ़, नरेला, हौज खास, ये कुछ बड़े गांव हैं, मतलब जहाँ पे इलाके हैं जहाँ अभी भी खेती होती है। नजफगढ़ नरेला साइड में अभी भी खेती होती है और ये खादर इलाके हैं दिल्ली के, और यहाँ चूँकि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, यहाँ के लोग खेती करते हैं, तो ये इनमें से आप कोई एक इलाके का क्षेत्र का नाम लिख सकते हैं। प्रिय छात्रों, आपके 9वीं क्लास की यह वर्कशीट संख्या 13 यहीं समाप्त होती है। इसे करिए और अपने कक्षा अध्यापक तक इसे भेजिए। थैंक यू।